वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक तो बेचारा अभी अनिकेत पहले से डर रहा तो उस पर रिदांस कैसे लफ्जों में उसकी ओर हवा निकाल दी और उसको के डर और को हवा देने का काम कर दिया। और अनिकेत का गला जो पहले से डर से खुश्क था और भी ज्यादा खुश्क हो गया था। अचानक ही अनिकेत ने गहरी सांस लेकर एक गहरी नजर से अनिया की ओर देखा और फिर अगले ही पल उसने अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर एक ही सांस में अपनी बात पूरी कह डाली। अनिकेत झट से एक ही सांस में मैं मुन्ना से शादी करना चाहता हूँ। आर्या लीलव है। अनिकेत ने जैसे ही इतना किया कर अपनी आंखें खोलकर रिदांस की ओर देखा तो उसका पहले से डर से खुश्क गला और भी ज्यादा खुश हो गया और उसकी धड़कन जैसे एक पल को रिदांस के ठंडे भाव देखकर रुक ही गई थी। इस वक्त रिदांस के चेहरे पर एकदम ठंडे भाव थे और फिर बस एक टक अनिकेत को घूरे जा रहा था। अनिकेत को ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल बस उसका हार्ट फेल हो जाएगा और वो वहीं गिर पड़ेगा। असल में आज उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि जो लोग रिदांस को पर्सनली नहीं जानते थे और उससे असल में डरते थे, रिदांस के सामने उन बेचारों के दिल और दिमाग पर कितना असर होता होगा और वे खुद को कितना टॉर्चर महसूस करते होंगे। भी ये कुछ पल अनिकेत को समझाने के लिए काफी थे और ये उसकी जिंदगी के सबसे ज्यादा एंटर से डर और घबराहट के साथ भरे थे। अनिकेत ने जब रिदांस के चेहरे को ब्लैक एक्सप्रेशन देखे तो उसको खुद को घूरता देखा और तो उसे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बस उसे अपनी आंखों से ही कतल कर देखा। मैं तो बस यही महसूस करती अनिकेत की सीटी पीटी गुम हो चुकी थी। कुछ पल तक वह अपने आसपास का सब कुछ भूल गया। उसका दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया और अनिकेत के चेहरे पर ऐसे डरे सहमे से भाव देखकर कुछ दूर पर बैठा तक अचानक ही खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसकी हंसी के साथ ही अनिकेत अपने सोकर डर से कुछ बाहर आया। दक्ष हंसते हुए लगभग होकर ओ माय गॉड द ग्रेट अनिकेत द माचो मैन। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे डर और घबराहट से बस हुए हम किसी भी पल वो माचो मैन अपने पेट में ही सुसु कर देने वाला हूँ। अनिकेत ने दक्ष को हंसा देकर उसकी बातें सुनकर एक टक रोक दिया जिसे दक्ष ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। दक्ष अनिकेत को एक टक देखते रिदांस को देखकर अब बस कर भस्मा शुरू क्या उसे जला ही डालेगा अपनी खतरनाक आंखों से। अनिकेत ने दक्ष की बात सुनकर असमंजस से दक्ष और रिदांस की ओर देखा। दक्ष शांत से सोफे पर पसरते हुए असमंजस अनिकेत को देखकर अब एक टक ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहा है। ये तो बड़ी 10 गज की जुबान चलती है तेरी कि मैं डरपोक हूँ। अब क्या हुआ सारे बस 2 मिनट के लुक में ही हवा निकल गई तेरी अपने दांत चमकाते हुए। बाय गॉड 1 मिनट और रिदु तुझे ऐसे ही देखता ना तो सच्ची में तू अपने पेट में ही सुसु कर देना था। अनिकेत ने दक्ष की बात सुन गुस्से में भरा तो वो और भी ज्यादा खिलखिलाकर हंस पड़ा। दक्ष कुछ पल बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए रिदांस की ओर देखकर अब बस कर खत्म कर अपनी नौटंकी। अनिकेत अपनी आंखें छोटी करते हुए सब बुरी नजर से कैसे नौटंकी। दक्ष अपने दांत दिखाते हुए रिदु को पहले से इस बारे में पता था तो सिर्फ तुझे डराने के लिए ड्रामे कर रहा था। अनिकेत हैरानी से पहले से पता था मतलब दक्ष अपना कॉलर उसान से उठाते हुए अरे तुम्हारा भाई है ना हर मर्जी की तरह तो बस यही समझो। अपना हाथ हवा में उठाकर आशीर्वाद की मुद्रा में कि मेरी ही कृपा दृष्टि रही है तुम पर बच्चे। अनिकेत एक पल दक्ष को देखने के बाद रिदांस की ओर देखकर रुक करते हुए इसका मतलब तुझे पहले से पता था कि एक पल रुक कर कि मैं तुझसे ऐसी कोई बात कहने वाला हूँ है ना। रिदांस सामान्य भाव से यस आई नो दैट। अनिकेत इत्तेफाक से तो कम तुम दोनों मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई और क्यों मेरी हार्ट बीट को रेस के घोड़े की तरह दौड़ाया। दक्ष हंसते हुए अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें तेरा गधे जैसा धड़कता चेहरा कैसे देखने को मिलता। अनिकेत दक्ष को घूर कर यूं दोनों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। दक्ष अपने मजाक के लहजे में अरे वाह हमें वहां जाना चाहिए बेरे क्योंकि हमने उस जगह को तेरे लिए एडवांस में बुक करके रखा है। अपने सिर के पीछे दोनों हाथ लगाते हुए पूरे स्टाइल के साथ अपने लोग तो सबर में ही एडजस्ट कर लेंगे। अब अपने दोस्त के लिए इतनी कुर्बानी तो हम दे सकते हैं। सो एंजॉय द डार्लिंग। दक्ष की बात सुनकर अनिकेत ने खींचकर उस पर कुछ सुनते मारा अंदर तो उसने उसे कैच कर लिया और एक बार फिर खिलखिलाकर पड़ा। अनिकेत मुझे तो बाद में बताता हूँ कभी दक्ष अपने नौटंकी जारी करते हो। हाय राम मुझे मेरी एहसान तेरे जरा बराबर भी नहीं दबा हो उल्टा मुझे धमका रहे मेरे एहसान के बदले। अनिकेत दक्ष को घूर कर तू मुंह बंद कर अपना और तेरा एहसान माय फुट तक अनिकेत को देखते हुए भगवान घूर को बस अब तो मोक्ष प्राप्ति देते जल्दी सरे मुझे नहीं बाबा। अनिकेत की ओर इशारा करते हुए इन जैसा पापियों को। अनिकेत तू चुप कर नौटंकी बाज एक पल रुको रिदांस को देखकर गंभीरता से मैंने जो भी कुछ कहा मैं उसे लेकर बिल्कुल सीरियस हुई और मैं शादी करना चाहता हूँ। नमिया से रिदांस गंभीर भाव से नमिया की ओर देखकर मैं कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी बहन की मन ही जानना चाहता हूँ। नमिया की ओर अपना रुख करते हुए क्या चाहती हो तुम। नमिया थोड़ा झिझक कर भाई रिदांस सपाट लहजे में नमिया से हाँ या ना एक पल रुक कर तो अगर तुम्हें अनिकेत पसंद है तो भी और अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो भी तुम मुझे साफ तौर पर अपना जवाब दो तुम्हारी मर्जी जो भी है।
नहीं, मेरी मर्जी भी और इजाजत भी तुम पर किसी तरह के कोई प्रेशर या फोर्स नहीं है, या तुम किसी और फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं। यू हैव योर ओन लाइफ, या कोई कोई जिंदगी तुम्हें गुजारनी है तो अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक भी सिर्फ तुम्हें ही है। अगर तुम खुश हो तो आई हैव नो प्रॉब्लम, अदरवाइज यू हैव राइट टू से नो दिस प्रपोजल। रिदास की बात सुनकर जहाँ रिदास के पति रम्या के चेहरे पर प्राउड और सेटिस्फेक्शन के भाव भर आए थे, वहीं दूसरी तरफ अनिकेत के दिल की धड़कन एक बार फिर बढ़ गई थी, क्योंकि सो डर था कि कहीं नम्या उसके पार को ठुकरा ना दी। खुले तो पर मैंने अभी तक देने कहते से अपनी फीलिंग और जज्बात जाहिर नहीं किए थे, लेकिन नम्या के शब्द सुनकर अगले ही पल उसका सारा डर हवा हो गया और वो खुद को सातवें आसमान पर महसूस करने लगा था। जब नम्या ने उसके साथ अपने रिश्ते पर रजामंदी जाते हुए उसकी मोहब्बत पर मोहर लगा देने में हल्की सी मुस्कान के साथ वही मुझे मंजूर है रिश्ता इतना कहकर नम्या मुस्कुराते वहां से फौरन अपने कमरे की ओर चली गई और नम्या के चेहरे की रंगत देखकर अनिकेत के चेहरे की मुस्कान दुगनी हो गई। दास से मेरी बहन ने भले ही तुझे हाँ कह दिया, लेकिन अनिकेत घबराकर अब जब नम्या ने हाँ कह दिया तो लेकिन का क्या सवाल रह गया रिदास पूरी संजीद के साथ। लेकिन ये कि तू अब सिर्फ मेरा दोस्त है, लेकिन अब मेरी बहन का लाइफ पार्टनर बनने जा रहा है। तो और अगर तेरी वजह से कभी भी मेरी बहन की आंखों में हल्की भी नमी भी आई तो इसे आई विल किल यू। अनिकेत मुस्कुराकर डोंट वरी, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। दक्ष अनिकेत की मजे लेते हुए हाँ डोंट वरी रिदू, नौबत कभी नहीं आएगी शरारती मुस्कान के साथ। और बाई कभी ऐसी नौबत आ भी गई तो अपनी लंबिया खुद अपने हाथों से तेरा यह काम कर दी और तुझ तक खबर आने तक तो उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका होगा। अनिकेत अपने ही धुन में आने दे, तेरा वक्त तुझे तो बताता हूँ और मैं और कम से कम मेरे साथ में मैं है तो तेरे साथ तो कोई रह ही नहीं सकती, क्योंकि तू इतना बड़ा नौटंकी। अनिकेत को अचानक ही कहते कहते ये एहसास हुआ कि उसने अनजाने अनजाने दक्ष के अतीत को जख्मों को क्रोध डाला था। और हुआ भी है कुछ ऐसा ही था, क्योंकि अनिकेत की बात से दक्ष की आंखों के सामने अचानक अपने अतीत का कोई साया गुजर के निकल गया था, जैसे जो उसके लिए एक बुरे सपने की तरह था। उसके चेहरे की हंसी अचानक फीकी पड़कर गायब हो गई। उसके चेहरे की भाव देखकर ही वहां बैठे सब लोगों को समझ आ गया था कि जाने अनजाने में एक बार उसके जख्म हरे हो गए थे। अनिकेत अफसोस भरे लहजे के साथ आई एम सॉरी दक्ष, रियली सॉरी, मैं जानबूझ कर तुझे हट नहीं करना चाहता था। मैं तो बस दक्ष फीकी मुस्कान के साथ अनिकेत की बात को बीच में ही काटते हुए इट्स ओके, और मैं इन सारी बातों को कब भूल चुका हूँ। तो बेहतर होगा कि तुम लोगों भी तुम लोग इन बातों को भूल जाओ और जट से इतना मत सोचो। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अनिकेत परेशानी भरी लहजे से लेकिन दक्ष कूल बनने की कोशिश करते हुए, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, चुप करो और चलकर अंकल आंटी आने वाले हैं तो उनके उसकी तैयारी करो और रेडी हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी तेरी लगाम खींचने वाली आने वाली है बेटा, लगाम खींचने वाली आने वाली है बेटा। और इसी के साथ एक बार फिर दक्ष अपनी बातों से अनिकेत को परेशान करने लगा था, लेकिन वहाँ बेटा हर शख्स जानता था कि दक्ष अपनी फीकी और ऊपरी हंसी को पीछे जो अपने दर्द को छुपाया हुआ वे कितना गहरा था। लेकिन इस वक्त किसी ने भी कुछ न कहने में बेहतर समझे। कुछ वक्त बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ वक्त बाद जब आरू जग से पानी लेने के लिए आई तो उसने दक्ष के बाहर गार्डन में बैठे देखा। आरू जग को टेबल पर रखकर ही बाहर गार्डन एरिया की ओर चली गई और दक्ष के पास वहीं गार्डन की सीढ़ियों पर बैठ गई। आरू सामने भी इशारा करते हुए कैसे हो दक्ष? दक्ष मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मुझे क्या होना है? आयु दक्ष गहरी नजर से देखती है। और तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे लोगों की तरह मुझसे भी झूठ बोलकर तुम अपने दर्द को मुझसे छुपा सकते हो? एक पल होकर तुम बेशक पूरा दिन हंसते हो, मजाक करते हो, खुद को बेपरवाह सपरवाह दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं जानते हैं कि तुम्हारे दिल में हम वे जख्म अभी भी हरे हैं और उनका दर्द तुम अभी भी महसूस करते हो। लेकिन जानते हो दक्ष, कुछ यादें ऐसी होती है जो जिंदगी के लिए नासुर होती है। अगर वक्त रहते उन यादों को खुद से दूर ना किया जाए और जिंदगी के उस हिस्से को काट कर ना फेंक दिया जाए तो हम जिंदगी भर कभी खुद सुकून से नहीं जी पाएंगे, नासुर बन जाएंगे वह हमारे लिए। दक्ष सुनने को निहारते हो और तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं करता? इसकी आरू दक्ष की ओर देखकर जानती हूँ तुम कोशिश करते हो, लगातार कर रहे हो, लेकिन एक सच ये भी है कि दक्ष जब तक हम अपने दुख और दर्द को किसी दूसरे के साथ साझा ना करें तब तक वे दर्द और उसका बोझ हमारे रिश्ते को कभी कम नहीं होता। तुम अपने दर्द को अपने जख्मों को एक बार साझा तो करो, तुम खुद पाओगे कि तुम्हारा कितना सुकून और कि तुम्हें कितना सुकून और हल्का महसूस होगा। दक्ष भी तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ यादें बल्कि कुछ कड़वी याद यह होती है जिन्हें आप खुद से दूर करना चाहते हैं, तो उन्हें याद नहीं करना चाहते, उन्हें बस खुद से अलग कर देना चाहते हो। और मैं भी यही चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मैं उन मनहूस पलों को हमेशा के लिए भूल जाऊँ, उनका जिक्र कोई भी ना करूँ। मैं बस एक अनकहे दर्द के एहसास के साथ बस आरू उस दर्द उसके आजाद होना चाहता हूँ। और दक्ष के कंध पर हाथ रखते हुए उसे सांत्वना देते हुए जानती हूँ दक्ष तुम्हारी तकलीफ को अच्छे से समझती हूँ। एक लम्हा रुककर तुम देखना, तुम बहुत जल्द उन कड़वी यादों को भूल जाओगे, लेकिन तुम्हें जिंदगी को एक दूसरा मौका देना होगा। दक्ष तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे
करोगे, याद है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ोगी। दक्ष संजय के भरे भाव से जो भी कुछ मैंने खाया और जिस भी दौर से मैं गुजरा हूँ, उसके बाद शायद ही मैं जिंदगी भर किसी पर भरोसा कर पाऊँ, किसी को अपनी जिंदगी में आने का मौका दे पाऊँ। और सच कहूँ तो आज की हकीकत यह है कि प्यार जैसे रिश्तों से मेरा भरोसा सिर्फ उठा नहीं बल्कि पूरी तरह टूट चुका है, जो शायद ही कभी जुड़ पाए। और दक्ष से प्यार कभी गलत नहीं हो पाता, प्यार कभी धोखा नहीं देता, गलत सिर्फ इंसान होता है जो प्यार के नाम पर दूसरे इंसान के जज्बात को खेल कर उसे बदनाम करता है, उसे धोखे का नाम देता है। लेकिन पांचों गोलियां बराबर तो नहीं होती ना। दक्ष एक पल ठहर और तुम मेरे और मिस्टर अग्निहोत्री के बारे में भी तो सब जानते हो, लेकिन हमने अपने रिश्ते को एक मौका दिया ना। दक्ष दक्ष कहने से तुमने अपने रिश्ते को एक मौका दिया क्योंकि वहाँ उम्मीद थी आरू, लेकिन मेरे पास कोई उम्मीद नहीं, और जब मेरे पास कोई उम्मीद बाकी नहीं है तो मैं किसी दूसरे से ही क्या उम्मीद दूंगा। आरू दक्ष को अंदर से टूटता हुआ महसूस करते हुए मैं उस लड़की का नाम जानना चाहती हूँ। दक्ष मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ जिसने मेरे भाई की जिंदा दिली को अपने हाथों से गला घोटकर उसे मार दिया है। दक्ष की इसी दर्द भरी मुस्कान के साथ वो लड़की मेरी जिंदगी का कदम मनहूस हिस्सा है जिसका जिक्र भी अगर आज मैं करता हूँ तो मुझे खुद से नफरत हो जाती है कि मैंने ऐसी लड़की को कभी अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा भी बनाया था। मुझे नफरत है हर एक उस चीज से जो उससे जुड़ी है, नफरत है हर एक उस लेने से जिसमें मैं उसके साथ, और नफरत है हर एक उस बात से जो उससे जुड़ी हुई है, जो उसका जिक्र करे, जो उसकी याद दिलाए। दक्ष आरू के साथ अपने दुख और जज्बातों को साझा कर रहा था। आरू भी पहली बार दक्ष को संजीदा और उसे अंदर से दुखी, परेशान और बिखरा हुआ टूटा देखकर बहुत दुखी हो रही थी। दोनों अपने ही जज्बातों और एहसासों को घिरे थे। इस बात समझा कि उनसे कुछ दूरी पर छुप कर खड़ी सृष्टि तो उनकी सारी बातें सुन ली और दक्ष को तकलीफ में देखकर ये जाने क्या था कि उसकी आंखें भी इस वक्त छिलक उड़ी थी और कई मिले जुले भाव के साथ उसकी आंखों से उसके आंसू से भरी डगडगाती आंखें दक्ष पर ही अटकी हुई थी। अब उसे वहां और नहीं रोका गया और इसलिए वे उमड़ते जज्बातों के साथ सृष्टि फोन वहां से चली गई। और दक्ष संजीदगी से मिले जुले भाव के साथ प्लीज आरो प्लीज इस मामले में मुझे मजबूर मत करना, मैं नहीं सह पाऊंगा। आरो दक्ष के जज्बात और समाचार अच्छा ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करते, टेक योर टाइम। और जब तुम्हें लगे कि तुम मुझसे ये शेयर करना चाहते हो तुम बिना किसी चीज के मुझसे शेयर कर सकते हो। दक्ष थैंक यू एंड आई प्रॉमिस अगर मुझे कभी भी ऐसा लगेगा तो मैं जरूर तुमसे अपना दर्द बांटूंगा। और हल्की सी मुस्कान के साथ हम दक्ष कुछ पल बाद माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए, खैर तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। और अपने क्या बताओ, तो बस चल रहा है सब। और दक्ष आरू के कंधे से अपना कंधा टकराते हुए चल रहा है या दौड़ रहा है। एक पल रुककर सोना है यार, तो बस मासूर तुम्हें अपने ऑफिस में लेकर गया था, मतलब बस मासूर की मोहब्बत और रोमांस भी अपनी चमन सीमा पर है। आरू बलस करते हुए दक्ष के कंधे पर हल्के से मारते हुए, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, वो तो बस मिस्टर अग्निहोत्री मुझे ऑफिस इसलिए लेकर गए थे क्योंकि वे चाहते थे मैं ऑफिस ज्वाइन करूँ। दक्ष खुश होते हो, वाओ इट्स ग्रेट। एक पल रुककर, अच्छा है तुम दोनों जितना करीब रहोगे उतनी ही मेरी ख्वाहिश पूरी होने की जल्दी प्रोग्रेस होगी। और समझ जैसे मतलब दक्ष एक पल संजीदगी से मतलब ये कि जितना तुम लोग करीब रहोगे उतनी जल्दी मेरे सपनों को पूरा कर पाओगे। आरू अपने गाल पर अपनी हथेली टिकाते हो, अच्छा जी और कौन से सपने हैं आपके? दक्ष साहब दक्ष सराहती मुस्कान के साथ, बस यही कि मतलब अब बस बहुत हो गया यार तुम लोगों के साथ रह रहकर मैं बोर हो गया हूँ, लाइफ में कुछ नया और एडवेंचर ही नहीं है, तो मुझे कुछ एडवेंचर चाहिए और इस मन जैसे लाइफ में कुछ नया और एक ऐसा एडवेंचर। दक्ष शरारती मुस्कान के साथ, बस यही कि तुम्हारे और भस्मासुर के 2-4 क्यूट कॉम्बिनेशन के बच्चे हो जाए और फिर उनके साथ मिलकर नए एडवेंचर्स करके अपना दिल बहला सको। एक पल रुककर अपनी नौटंकी कंटिन्यू करते हुए, असल में तुम लोगों की शक्लें देख देखकर मैं बोर हो गया हूँ, तो मुझे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से 2-4 और दांत चाहिए जिनके साथ मैं अपने एडवेंचर्स को पूरा कर सकूँ। तो बताओ जल्दी से कब तक मेरा ये ख्वाब पूरा होगा? और दक्ष की बात सुनकर बलस करते हुए झूठी नाराजगी से, दक्ष चुप करो तुम। दक्ष आरू के कंधे पर अपने कोहरे टिकाते हुए उसे टीज करते हुए, हाय जुबान कुछ कह रही है और चेहरा कुछ कह रहा है। आरू झूठी नाराजगी से दक्ष को घूरते हुए, दक्ष मैं सच में तुम्हें मारूंगी। दक्ष तो मार लो अब तो मारो मुझे तो छोड़ाओ, लेकिन मुझे जल्द तुमसे और मासूर से तोहफा चाहिए ही चाहिए, पर चाहे मुझे उसके लिए धरने पर ही क्यों न बैठना पड़े। आरू दक्ष की बात को टालते हुए, नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाऊँ। दक्ष आरू को टीज करते हुए, हाँ जाओ सोने जाओ और जाकर सोना ही नहीं उस भस्मासुर को निहारती ही मत रहना जैसे हमेशा उसे खोकर निहारती रहती हो। आरू दक्ष की कोहनी को अपने कंधे से झटक कर झेप कर अपनी जगह से उठते हुए, तो मैंने मिस्टर अग्निहोत्री ही सही करते हैं वरना बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। दक्ष आरू को झेपता देख हंसते हुए, हाँ पति बना परमेश्वर भाई बना नागेश्वर। आरू दक्ष की बात सुन मुस्कुराते हुए बिना रुके अंदर की ओर जाते हुए, पागल दक्ष भी मुस्कुराते हुए जाती हुए आरू को देखता रहा। उसके दिल में एक सुकून था कि धीरे धीरे सही लेकिन कम से कम रिदांश और आरू के बीच अब सब सही हो रहा था और आरू ने अतीत
में जो कुछ भी साफ फाइनली उसके बाद आखिर में सबने खुशियां मिलने लगी। इधर आरू कमरे में तब तक सिद्धांत भी सो चुका था। आरू ने एक नजर उसकी ओर देखा और दक्ष की बात को याद करते हुए नया से उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई और कुछ पल बाद लाइट बंद करके बेबी आस्ते से वेदांश की साइड में जाकर लेट गई। वेदांश ने अब नींद नहीं आ रही आठ महसूस की तो उसने बिना आंखें खोले ही उसे अपने करीब खींचकर अपने आगोश में ले लिया और उसने भी मुस्कुराकर वेदांश को खुद में समाते हुए अपनी आंखें मूंद ली। अगला पूरा दिन भी यूं ही निकल गया और शाम को अनिकेत अपनी मोम और डैड के साथ वेदांश के घर आया। अनिकेत की मोम डैड को दोनों में हमेशा ही पसंद थी और होती भी क्यों ना, आखिर वे खूबसूरत होने के साथ साथ ज्यादा समझदार और परफेक्शन का दूसरा नाम जो थी। और फिर अनिकेत की मोम को तो हमेशा से ही अपने बेटे की शादी की जल्दी थी और जिस पर नम्या जैसी लड़की का उनके बेटे की जिंदगी बना उनकी खुशी को दुगना कर गया था। थोड़ी बातचीत के बाद आखिर में 2 दिन बाद अनिकेत और नम्या की सगाई की तारीख निकली और सब लोग इस तरह से इस बात से बेहद खुश हो गए थे। घर में सगाई की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई थी और बीते 2 दिनों में शॉपिंग से लेकर सारी तैयारी जोरों से शोरों से हुई। कल फाइनली और अनिकेत और नम्या की सगाई होने वाली थी और अनिकेत और नम्या अपनी सगाई की शॉपिंग करने के लिए एक साथ गए थे। नम्या अपने हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा चोरी थी। उसे हर एक चीज परफेक्ट और यूनिक चाहिए होती थी, इसलिए उसने अपने एंगेजमेंट को ड्रेस चुनने के लिए लगभग पूरा दिन निकाल दिया था और आखिर में उसे ड्रेस पसंद आई तो अनिकेत ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद दोनों अपना सामान लेकर वापस घर की ओर निकलने लगे तो अनिकेत ने बीच में ही डिनर करने के लिए अपनी गाड़ी रोक दी और दोनों नम्या के फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए रुक गए। कुछ देर बाद दोनों के टेबल पर खाना आ चुका था और दोनों आराम से खाना खा रहे थे। अनिकेत अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, इसका मतलब है कि तुम भी मुझे हमेशा से पसंद करती थी, बस बेवजह भाव खा रही थी। नम्या खाते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाकर अनिकेत को टीज करते हुए, ये भी कहा जा सकता है कि मैंने तुम्हें हाँ कहकर तुम पर एहसान क्या है। अनिकेत अपनी आंखें छोटी करते हुए, अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लोगी कि ये वाल चलो मैं तो बेशक तुम्हारी हाइट कम नहीं हो जाएगी। नम्या टीसू से अपने हाथ साफ करते हुए, बेशक मेरी हाइट कम नहीं होगी लेकिन नम्या अग्निहोत्री कभी किसी के आगे नहीं झुक सकती। अनिकेत मुस्कुराकर, लेकिन मेरी जान मोहब्बत ऐसी चीज है जो अच्छे को छुपा देती है। नम्या मुस्कुराते, हो सकता है लेकिन फिलहाल अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अनिकेत ने प्यार से नम्या की ओर देखते हुए, एक बार तुम्हें मेरी सरहद में आने तो दो। उसके बाद नम्या ने अनिकेत की ओर देखकर अपनी भुजा झुकाते हुए, उसके बाद अनिकेत प्यार से मुस्कुराकर, उसके बाद तुम्हें मेरी मोहब्बत के आगे झुकना भी पड़ेगा और उसके बाद ताउम्र बनकर रहना भी होगा। नम्या अनिकेत की आंखों में देखते हुए, चैलेंज कर रहे हो मुझे। अनिकेत मुस्कुराकर, जैसा तुम सोचो। नम्या संजीदगी से, तो एक बात तुम भी ध्यान से और अच्छे से समझ लो, मैं जैसी हूँ हमेशा वैसी ही रहूंगी। मैं उन लोगों से, मैं लड़कियों में से हरगिज नहीं हूँ जो शादी के बाद खुद को अपने सो कॉल्ड रिलेशनशिप के लिए बदल कर अपनी लाइफ के साथ कंप्रोमाइज करे। मैं जैसी हूँ मैं हमेशा वैसी ही रहने वाली हूँ। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई भी फिजूल कंप्रोमाइज नहीं करने वाली हूँ। अनिकेत, तुम्हें नहीं लगता कि कई बार तुम ज्यादा ही रूड और एरोगेंट साउंड कर जाती हो। नम्या गंभीर भाव से, जिंदगी के मीठे खंभर जैसा बेहतर है कि शुरुआत में ही सच की तलवार से रूबरू रह जाए, उससे कम बाद में उम्मीदें टूटने का डर नहीं होता। अनिकेत मुस्कुराकर, तुम और तुम्हारी बात अक्सर मुझे समझ में नहीं आती और डोंट वरी, मुझे भी यही पता है कि तुम कंट्रोल करना मुश्किल है। नम्या अनिकेत की बात को बीच में काटते हुए, मुश्किल है नामुमकिन है। अनिकेत एक पलक हंसकर, हाँ मुमकिन है। तुम्हारी पर्सनालिटी, टू बी ऑनेस्ट पर्सनली, मुझे कभी कभी इरिटेट कर जाती है, लेकिन चाहे तुमने कितनी भी चीज तुम्हें ना पसंद हो और भले ही तुम पूरी तरह मेरे अपोजिट पर्सनालिटी हो, आई नो डेट। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे साथ शादी करने के बाद मेरी लाइफ की एडवेंचर से कम नहीं होने वाली। नम्या अपने हाथ पर अपनी ठोड़ी दिखाते हुए, तो फिर तुमसे किसने कहा कि तुम इस एडवेंचर से उलझो। अनिकेत से प्यार से नम्या की ओर देखकर, मेरे दिल ने एक पल रुक कर, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि इस एडवेंचर को मैंने आखिरी सांस तक झेलूं। नम्या को टीज करने की कोशिश करते हुए, और जब खुदकुशी करनी है तो खुदकुशी करने का हथियार तो एटलीस्ट अपनी पसंद का होना चाहिए। नम्या अपने आईब्रो उठाकर, ओहो, और तो जब तूफान से उलझने का शौक पार ही लिया है तो और फिर सोचना कैसा। अनिकेत मुस्कुराकर, अगर सोचना ही होता तो इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ नहीं होता। यूं जब मर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है कि छुरी से हलाल किया जाए या किसी की तीखी नजर से, क्योंकि आखिर में अंजाम तो एक ही होना है। नम्या अनिकेत की बात सुनकर बस हल्की सी टेढ़ी मुस्कान से मुस्कुरा दी और वापस से अपने खाने पर ध्यान लगा दिया। अनिकेत भी मुस्कुराकर अपना खाना खाने लगा और खाना खाने के बाद दोनों घर वापस के लिए निकल गए। फाइनली आज नम्या और अनिकेत की सगाई थी। सगाई की वेन्यू को बहुत ही खूबसूरत लगी, जैसे चीजों से सजाया गया था। खाने पीने के लिए एक बड़ी से छोटी आइटम मौजूद थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और एक्टर यहाँ मौजूद थे। एक तरफ जहाँ अनिकेत ने व्हाइट कलर का एक्सपेंसिव चमचमाता ब्रांडेड सूट पहनना था, वहीं दूसरी तरफ नम्या डायमंड की ज्वेलरी से बने बेहद खूबसूरत नेवी ब्लू बहन को डायमंड ज्वेलरी के साथ पहना था। उसका मेकअप भी बहुत ही फाइन था। कुल मिलाकर वे बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। पैसा पे अपनी बहन की सगाई में किसी से कम नहीं लग रहे थे। दक्ष ने भी नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था।
जो उसकी पॉजिटिव पर्सनालिटी पर पूरी तरह से मेल खाया था। इन सबसे महफिल की जान और रिदास हमेशा की तरह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे, जहाँ एक तरफ रिदास ने ब्लू कलर का एक्सपेंसिव सूट चमचमाते कीमती और ब्रांडेड जूते और घड़ी के साथ पहना था, वहीं दूसरी तरफ पारो ने भी उसी के सूट से मैचिंग कलर स्टाइलिश गाउन पहना था, जो कि रिदास ने उसके लिए चूज किया था और जिसमें उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर बाहर आई थी। उसके बालों को एक साइड कंधे पर स्टाइलिश तरीके से बांधा गया था और खूबसूरत फाइन मेकअप हिल के डायमंड ज्वेलरी के साथ उसकी खूबसूरत मासूमियत अलग निखर कर बाहर आई थी। वहां मौजूद लोगों और खास करके लड़कियों को आरू की किस्मत से रस हो रहा था, और वहीं कुछ लोग उसे रिदास का परफेक्ट मैच भी कह रहे थे। रिदास चाहता था कि उसकी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत और अलग नजर आए, और रिदास के एफर्ट ने अपना रंग दिखाया भी, और कहीं ना कहीं पूरी पार्टी में आरू ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। कहीं लोगों की दुल्हन की वजह से तो कहीं अपनी खूबसूरती की वजह से। कुछ देर बाद सगाई की रस्म शुरू हुई और नमिया ने अपने एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज की। पहले निकेत ने नमिया को सगाई की अंगूठी पहनाई और फिर नमिया ने अनिकेत को रिंग पहनाकर सगाई की रस्म पूरी की। एक दूसरे को रिंग पहनाने के बाद नमिया और अनिकेत और नमिया पर फूलों की इत्र और खुशबू की बारिश हुई। इसी के साथ पीर साहब उसने अपनी बहन नमिया की सगाई के लिए खास परफॉर्मेंस दी। अब परफॉर्मेंस की बात थी तो भला दक्ष कैसे पीछे रह सकता था, उसने भी अपनी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इसी बीच पिरसा और दक्ष आरू को भी अपने साथ डांस फ्लोर पर खींच लाया। हालांकि आरू वहां सिर्फ खड़ी थी और वे दोनों ही उसका हाथ पकड़कर उसे इधर से उधर घुमाते हुए डांस करने की कोशिश कर रहे थे। इधर दक्ष अनिकेत और नमिया को डांस करने के लिए फ्लोर पर ले आया था। आखिर में दक्ष ने डांस को भी डांस फ्लोर पर लाने की कोशिश की, लेकिन डांस की एक तीखी नजर दक्ष को पूरी तरह साइलेंट करने के लिए काफी थी, और डांस की तीखी नजर को छोड़ वो वापस अपनी मस्ती में लग गया। कुल मिलाकर सगाई बहुत ही अच्छे से निपट गई और सब लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया। और सबसे बड़ी बात कहने के तो मैं दोनों ही आज बेहद खुश थे। सगाई होने के बाद काफी रात गए सब लोग घर वापस लौटे और थके होने के कारण सब जल्दी अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। हालांकि निकेत को भी नींद नहीं आ रही थी, तो उसने नमिया को कॉल कर ली और उससे बात करते अपनी खुशी जाहिर करने लगा। नमिया ने भी कुछ देर अनिकेत से बात की, फिर आखिर में नींद आने का कहकर उसने फोन रख दिया। इधर उधर की भागदौड़ में काफी थक चुकी थी, इसलिए उसने भी चेंज कर अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद रंजास भी चेंज करके सोने के लिए चला गया। अगले दिन सुबह जब आरू की नींद खुली तो उसने देखा कि दास बेड पर नहीं था। आरू ने उठकर बाथरूम चेक किया तो बाथरूम में भी नहीं था। आरू के टाइम देखा तो भी 7 बजने वाले थे और आमतौर इस वक्त रिदास कमरे में ही होता था। और उन्हें कपड़ से अपने कपड़े लिए और जल्दी से नहाकर फ्रेश होने के बाद भी नहीं चाहिए तो समानता ने उसे बताया कि रिदास तो काफी देर पहले ही घर से निकल गया है और बिना नाश्ता के ही ऑफिस के लिए निकल गया। और उन्हें ये सुना तो उसे बुरा महसूस हो गया। रिदास बिना कुछ खाए ऑफिस चला गया और कल पार्टी में भी उसने रात को ठीक से कुछ नहीं खाया था। और उन्हें कुछ देर सोचा और फिर वे किचन की तरफ बढ़ गए। अपने हाथों से रिदास के उसका मनपसंद नाश्ता बनाने लगी। उसने नाश्ता बनाया और समानता से उसे पे करने का कहकर वे अपने कमरे में आ गई। उन्होंने अपने कपड़ से रेड कलर की साड़ी निकाली जो कि रिदास के मन पसंदीदा थे, और साड़ी चेंज करने के बाद उसने आईने में खुद को देखा तो आज ना जाने की उसका मन हुआ कि वे खुद को अच्छे से संवारे और तैयार करे। कुछ पल सोचने के बाद आखिर में उसने अपने दिल की सुनी और आज बहुत ही लगन से खुद को तैयार करने लगी। और कुछ देर बाद माथे पर छोटी सी लाल बिंदी लगाई, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, आंखों में खनकती लाल चूड़ियां डाले हुए आईने के सामने गया। एकदम किसी नई मिली दुल्हन के समान तैयार लग रही थी। एक नजर मुस्कुराकर आईने में खुद को देखा और फिर नीचे चली आई। डाइनिंग एरिया में दक्ष और पिज्जा के साथ बैठा है। उसने उसे देखा तो खुशी से मुस्कुराते हुए उसकी टांग खिंचाई करने लगे और बस शर्मा कर मुस्कुरा कर रही। कुछ देर बाद आरू ने रिदास के लिए पैक किया, टिफिन उठाया और ड्राइवर के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। कल रात से आरू और रिदास के बीच आरू और रिदास की कोई खास बात नहीं हुई थी और ये कुछ घंटे आरू को ऐसे लग रहे थे जब मानो जैसे कब से रिदास से कोई बात नहीं थी और न ही उसे देखा था। कुछ देर बाद ड्राइवर ने रिदास के ऑफिस के बाहर गाड़ी रोकी तो बाहर खड़े गार्ड ने झट से आरू को सलाम किया और साथ ही उसे बताया कि रिदास इस वक्त ऑफिस में नहीं है। ये सुनकर आरू के चेहरे पर एक मायूसी छा गई। फिर आरू ने कुछ सोचकर गार्ड से रिदास के बारे में पूछा तो गार्ड ने बताया कि रिदास दूसरी साइड पर गया है। आरू ने ड्राइवर से रिदास की दूसरी साइड के बारे में पूछा तो ड्राइवर ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और आरू ने खुशी से उसे हाथ रिदास के दूसरे साइड पर चलने के लिए कहा। आरू का रिदास से मिलने की बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थी और उसे मिलने उसके दूसरे ऑफिस जा रही थी। इस बात से बिल्कुल अनजान कि आज के बाद उसकी जिंदगी और हालात पूरी तरह न सिर्फ बदलने वाले थे बल्कि तहस नहस होने वाले थे। फ्लैशबैक एंड आरू अतीत के भवर से तब बाहर आई जब अचानक गाड़ी तेज झटके के साथ रुकी। आरू के ठीक समय पर अपने हाथों का सहारा लेकर अपने सिर को झटकने से बचा लिया था। आरू ने एक पल बाद अपने आसपास देखा तो एयरपोर्ट आ पहुंच चुके थे। ड्राइवर एकदम सॉरी में अचानक से सामने एक गाड़ी आ गई तो इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। आरू सीट से अपना बैग उठाते इट्स ओके इतना कहकर गाड़ी से उतरी और ड्राइवर से वहां से जाने का कहकर वे सीधा एयरपोर्ट के अंदर चली गई। एयरपोर्ट के अंदर जाकर उसने चेकिंग की क्योंकि अभी फ्लाइट में थोड़ा टाइम था तो आरू वेटिंग एरिया में बैठकर इंतजार करने लगी। उसने अपने फोन को खोला और उसकी स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए कुछ देखने लगी। थोड़ी देर बाद आरू की फ्लाइट की अनाउंसमेंट
हुई तो अपना बैग उठाकर फ्लाइट लेने के लिए अंदर से की ओर बढ़ गई। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आखिर में कुछ वक्त बाद आरू फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठी थी, क्योंकि हालातों ने उसे ऐसा कर दिया था कि या फिर वह बाहर उसकी आदत में फंस चुका था कि अब उसे बस अकेलेपन में ही सुकून महसूस होता था। इसलिए आरू ने अपने साथ वाली सीट को भी बुक कर लिया था, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कोई भी उसके साथ बैठे या फिर उसके साथ अकेलेपन को डिस्टर्ब हो। कुछ देर बाद फ्लाइट कुछ देर बाद का सफर शुरू हो गया था, क्योंकि फ्लाइट लंबी थी। इसलिए आरू ने खुद को चेयर पर कंफर्टेबल करते हुए अपनी आंखें मोली और इसी के साथ एक बार फिर व्यतीत की गली में पहुंच गई थी। फ्लैशबैक कुछ देर बाद ही रिलायंस के दूसरे ऑफिस की साइड पर पहुंची। जैसे ही ड्राइवर ने ऑफिस के गेट पर गाड़ी रोकी तो आरू झट से टिफिन उठाते हुए गाड़ी से बाहर निकलने को हुई कि अचानक उसका सर कुछ पल गया। एक तेज चक्कर उसे घूम सा गया। पिछले कई दिनों से उसे अपनी तबीयत थोड़ी नासाज महसूस हो रही थी और कल रात ही से ही उसे लगातार बीच में चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि उसने उसे थकान समझकर इग्नोर कर दिया था। ड्राइवर ने आरू को अपना सर पकड़े देखा तो उसने उसकी चुप्पी तोड़ दी। ड्राइवर, क्या हुआ मैडम? जी आप ठीक तो है ना? आरू कुछ पलों बाद हम बेहतर महसूस करते हुए, जी मैं ठीक हूँ ड्राइवर। मैडम, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप बता दीजिए, मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगा। आरू चुप रहा, पर इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर आरू ने टिफिन उठाया और गाड़ी से बाहर आ गई। गार्ड ने आरू को देखा तो कुछ ही देर की समंजस के बाद आखिर में उसने उसे पहचान लिया और उसे सलाम करने के बाद अंदर आने के लिए ऑफिस का दरवाजा खोला। आरू, मिस्टर अग्निहोत्री है ये गार्ड? हाँ मैम साहब यही वही है। आरू, ठीक है सूर्या। इतना कहकर आरू ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। रिदास का ये ऑफिस भी काफी अच्छा और लग्जरी बना हुआ था, लेकिन रिदास के मेन ऑफिस के मुकाबले ये कुछ कम था। आरू ग्राउंड फ्लोर पर आई और उसने वही रिसेप्शन पर रिदास के बारे में पूछा। और रिसेप्शन से, एक्चुअली मुझे मिस्टर अग्निहोत्री से मिलना है। रिसेप्शन से, पर मैं वहाँ फोन में एक्चुअली मिस्टर अग्निहोत्री की वाइफ हो। रिसेप्शन से अपनी जगह से खड़े तो आई एम सो सॉरी मैम, मैं यहाँ पर अभी न्यू अपॉइंट हुई हूँ, इसलिए मुझे आपके बारे में पता नहीं था। आई एम सो सॉरी। और सहजता के साथ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। रिसेप्शन, मैम बस 2 मिनट दीजिए, मैं सर से बात करके अभी आपको बताती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने इतना कहकर फौरन दास को कॉल किया। रिसेप्शनिस्ट, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली सर मैम यहाँ आई है और वे आपसे मिलना चाहती है। जी सर, आपकी वाइफ यहाँ आई है। एक पुल करो के सर। इतना कहकर रिसेप्शन ने फोन लग दिया और आरू को नहीं पता था कि दास ने रिसेप्शनिस्ट को क्या जवाब दिया था। तो वो उत्सुकता भरी सवालिया नजर से रिसेप्शनिस्ट की ओर देखने लगी। रिसेप्शनिस्ट, मैम सर ने कहा कि वे अभी कुछ देर में आ रहे हैं, तब तक आप अपने केबिन में बैठकर वेट कीजिए। आरू, ओके। रिसेप्शनिस्ट आरू को आगे की ओर इशारा करते हुए, आइए मैम आपको सर के केबिन में तक लेकर चलते हैं। इतना कहकर रिसेप्शनिस्ट ने आगे बढ़कर लिफ्ट ओपन की और आरू को चलने का इशारा किया। फिफ्थ फ्लोर पर पहुंचने के बाद उसने आरू को एक बड़े से केबिन में अंदर जाने का इशारा किया और आरू उसे थैंक यू बोलकर केबिन की ओर चली गई। केबिन में पहुंचकर आरू ने एक नजर पूरे केबिन को देखा। ये केबिन भी काफी शानदार और एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, लेकिन रिलायंस के मेन ऑफिस केबिन के हिसाब से थोड़ा कम ही था। उसने लंच बॉक्स को वही टेबल पर रखा और यूं ही केबिन में घूमते हुए खिड़की की ओर जाने लगी, लेकिन वो पूरी तरह खिड़की की ओर पहुंची उससे पहले रिलायंस की आवाज उसके कान में पड़ी। रिलायंस, बिना किसी भाव के तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरू ने रिलायंस की आवाज सुनी तो पीछे की ओर पलटी। लेकिन रिलायंस का सवाल सुनकर वह यहाँ आने से पहले जितने भी एक्साइटमेंट और खुशी उसे थी, वे अचानक ही कहीं गुम होंगी। उसने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि रिलायंस उससे कुछ ऐसा भी कोई सवाल करेगा। रिलायंस ने आरू को खामोश देखा तो वह खुद ही उसकी ओर बढ़ गया और कुछ देर बाद ही वो उसके ठीक सामने बिल्कुल उसके बीच खड़ा, उसके करीब खड़ा था। रिलायंस उसे अटक नहीं आ रहा था। रिलायंस ने दूसरी बार आरू को इस तरह से तैयार और सजा सवरा देखा था जो कहीं ना कहीं उसके दिल को बहाया था। आरू रिलायंस खुद को एक टक देखते हुए कुछ पल बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, वो मैं दरअसल मैं यहाँ एक गहरी सांस लेकर वे सुबह आप बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गए थे अपने साथ लाइट टिफिन को इशारा करते हुए। तो बस मैं आपको ये नाश्ता देने के लिए ही आई थी। एक पल वो रुक कर, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ से बिना बताए नहीं आना चाहिए था और मैं आने से पहले एक बार आपसे पूछना चाहिए था। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहते हैं ये आरू की सारी खुशी और एक्साइटमेंट जो यहाँ आने से पहले थी वे सब लगभग गायब हो चुकी थी, जो कि रिदास ने भली बातें नोटिस कर ली थी। रिदास का सवाल सुनकर आरू को ऐसा लगा जैसे उसका यहाँ आना रिदास को पसंद नहीं आता, इसलिए इतना कहकर उदासी भरी भाव के साथ आरू जैसे ही वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी कि रिदास ने जाती हुई आरू की गलाई पकड़ ली और एक पल बाद ही उसे वापस अपने करीब खींच लिया। रिदास के अचानक इस मुंह से आरू से था रिदास के सीने से जा टकराई और उसके दोनों हाथ रिदास के सीने पर ठहर गए। रिदास ने आरू को उसकी कमर से पकड़ते हुए उसे अपने करीब करते हुए खुद से सटा लिया। रिदास एक हाथ से आरू की आंखों पर आए बालों को हटाते हुए, आई डिड नॉट मीन यू हर्ट टू हर्ट यू। तुम्हें यहाँ देखकर आई वांट जस्ट वंडर कि तुम यहाँ अचानक एक पल रुककर इट्स इट आरू, इट्स ओके, मैं तो बस यूं ही चली आई थी और मुझे आपको ब्रेकफास्ट ही देना था तो मैं दे चुकी हूँ, तो वैसे भी अब मैं चलती हूँ। रिदास आरू को कान से अपने होठ से लगभग टच करते हुए और ये लिए बट आई डोंट थिंक
थिंक सो कि तुम्हें इतना तैयार होगा सिर्फ ब्रेकफास्ट देने के लिए ही है। हाथा गाई थी रिदास की बात सुनकर आरू ने सर में सपने नजर झुका ली तो रिदास अपने होठों को उसकी जो लाइन पर रखते हुए उसकी गर्दन तक ले आया। रिदांस की छोन महसूस करती है आरू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसकी मुठ्ठियां रिदांस की शर्ट पर कस गई थी, लेकिन रिदांस की नजर ठीक आरू के पीछे बनी खिड़की और बाहर ही टिकी हुई थी। और कुछ पल बाद आरू सहम से रिदांस के गले से जा लगी और उसने अपना चेहरा उसके सीने में पूरी तरह छुपा लिया था। कुछ देर बाद रिदांस वहीं खिड़की के बाहर देखते हुए अपने सीने से लगी आरू के सिर को सहलाता रहा। जब थोड़ी देर बाद खिड़की के बाहर का नजारा बदला तो आखिर में रिदांस ने अपनी नजर और ध्यान पूरी तरह से आरू पर टिकाया। रिदांस आरू के सिर को सहलाते हुए आई एम सो हंग्री आरू रिदांस से अलग होकर बिना उसकी ओर देखा हाथ बैठे हुए नाश्ता लगाते हुए रिदांस हम आरू जैसे नाश्ता लगाने के लिए आगे बढ़ने हुई। रिदांस ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उससे पहले कि आरू समझ पाती है उसके कोई रिएक्ट कर पाती है, रिदांस ने अपने अधरों को उसके अधरों पर रख दिया और उसे डीपली किस करने लगा। कुछ देर बाद रिदांस आरू से अलग हुआ और उसकी फैली हुई लिपस्टिक को साफ करते हुए उसके माथे को अपना माथा टिका लिया। दोनों की तेज चलती सांसें दोनों को हुई एक दूसरे के चेहरे को भली बात महसूस होती और इस वक्त एक दूसरे की करीबी से जोश होकर अनुभूति उन्हें महसूस होती। वे बस आंखें मूंदे उसे महसूस कर रहे थे। दोनों भी अपने इन सुखद पलों को एहसास कर ही रहे थे कि किसी ने अचानक केबिन के दरवाजे पर नोक किया। रिदांस आरू से अलग हुआ और उसने टिश्यू से अपने होठों को साफ कर फिर केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाजत दी। सामने रिदांस का मैनेजर था। मैनेजर सॉरी सर आपको डिस्टर्ब किया पर इमरजेंसी आपको आना पड़ेगा। रिदांस एक पल को अपने मैनेजर को देखकर बिना किसी भाव के ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। मैनेजर रिदांस के पास होकर फौरन वहां से चला गया। आरू कहाँ जा रहे हैं आप? पहले नाश्ता तो कर लीजिए। रिदांस तुम इतना सर करो मैं भी आता हूँ। इतना कहकर रिदांस बिना आरू का कोई जवाब सुने अपने केबिन से बाहर चला गया और आरू नाश्ता लगाने के लिए टेबल की ओर बढ़ गई, लेकिन तभी आरू को याद आया कि उसे नाश्ता सर्व करने के लिए प्लेट्स की जरूरत थी जो कि वे अपने साथ नहीं लाई थी। आरू ने सोचा कि जब तक रिदांस यहाँ आए तो वे खुद कैंटीन से जाकर कुछ प्लेट्स ले आए और ये सोचकर आरू रिदांस के केबिन से बाहर निकल आई। आरू वीआईपी कैंटीन की ओर बढ़ गई और वहां पहुंचकर उसने कुछ प्लेट्स लिए और वापस रिदांस की केबिन की ओर जाने लगी क्योंकि कैंटीन ऊपर के फ्लोर पर था, इसलिए आरू लिफ्ट से ही ऊपर आई थी और अब जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ गई। आरू काफी देर तक खड़ी रही लेकिन अभी तक लिफ्ट नहीं आई थी। तो आरू और भी बिना इंतजार के सीढ़ियों से ही नीचे की ओर जाने लगी क्योंकि आरू यहाँ पहली बार आ रही थी और यह भी वीआईपी एरिया से भी नहीं जा रही थी। तो उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वे सीढ़ियों से 2 फ्लोर नीचे आ पहुंची। तो आरू ने देखा कि वे 5th फ्लोर की बजाय 3rd फ्लोर पर आ पहुंची थी। तो उसने अपने माथे पर हाथ मारा और उसमें वापस से सीढ़ियों से जाने की हिम्मत भी नहीं थी। तो वह लिफ्ट की ओर बढ़ गई। लिफ्ट में आकर आरू ने 5th फ्लोर का बटन दबा और फिर लिफ्ट स्टार्ट कर लिफ्ट के गिलास से बाहर देखते हुए अपने रिदांस के भी कुछ पल पहले खूबसूरत पलों को याद करते हुए मुस्कुरा दी कि उसकी नजर बाहर की ओर पड़ गई, जिसे देखकर आरू के पैरों तले ही जमीन खिसक गई। लिफ्ट फ्लोर पर आकर रुकी। आरू जैसे अपने खाने से बाहर आई और भी जल्दी से लिफ्ट से बाहर आकर इधर उधर देखते हुए सामने लगी विंडो की ओर दौड़ी। उसने भी कुछ देर पहले जो नजारा देखा था उस पर यकीन करने के लिए दोबारा विंडो से बाहर जाकर सामने फिर वही नजारा देखकर उसके हाथों में बॉडी प्लेट सर से सदमे में छोड़ दी जो सीधा जमीन पर जा गिरी। जिनके टुकड़े पल भर में वहां लगे मार्बल के फर्श पर बिखर गए। अपने सामने का नजारा देखकर आरू की आंखें आंसू से भर आई थी और आरू की उसकी जगह कोई भी औलाद होती तो अपने सामने अपने पिता की हालत देखकर उसके दिल दर्द से ही पड़ जाता। आरू के पिता यानी मिस्टर कपूर इस वक्त उसके नजरों के सामने तो किसी मामूली से नौकर से बदतर कपड़ों में थे। इस वक्त रिदांस के ऑफिस के महंगे मार्बल फर्श को अपने हाथ में पकड़े पोछे से साफ करते हुए उसे रगड़ रहे थे। अपने पिता को इस हालत में देखकर आरू का दिल न सिर्फ छलनी हो गया था बल्कि सहनीय दर्द और दुखने से फटने को तैयार हो गया। तो उसने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि वे कभी अपने पिता को इस हाल में देखेगी, उसकी हालत देखेगी। अब आरू के जहन में वे सारे पल और सारी बातें एक चलचित्र की बातें घूमने लगी जिनमें उसने अपने पिता से बात की थी। उन्होंने कहा था कि वे बिजनेस ट्रिप पर बाहर आ गए हैं, सब झूठ था और वे इतने दिनों में इतने बड़े धोखे में जी रही थी। ये सब सोचते अचानक आरू की सिसका निकलने लगी और वे बिना एक पल की भी देरी की अपने डेड के पास वापस जाने के लिए दौड़ पड़ी। आरू अपने डेड के पास जाने के लिए जल्दी से लिफ्ट की ओर दौड़ते हुए बढ़ गई। उसने बड़ी में लिफ्ट के बटन दबाते हुए उसमें एंटर किया और फिर लिफ्ट के बंद होते ही वे लिफ्ट के गिलास पर हाथ रखे अपनी डेड को बेबसी दुख भरे भाव से लगातार निहारती रही। लिफ्ट में कुछ मिनट में उसे सदी के बराबर मालूम पड़ रहे थे। उससे बस ऐसा लग रहा था कि वे जल्द से जल्द बस पलक झपकते ही कैसे भी करके अपने डेड के पास पहुंच जाए और उन्हें कस के गले लगाकर अपने दुख को बयान कर फ्रेश बैकएंड आरोपित को याद करते हुए उसमें इतना खो गई थी कि उसे यह बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि इस वक्त कहाँ है और उसके आसपास क्या चल रहा है। उसकी तनख्वाह जब टूटी जब अपने खाली से तब बाहर आई जब एक एयर होस्टेस ने होने से कंधे को
कल उस अपने कंधे पर झकझोरने पर उसे अपने कंधे पर हलचल महसूस की तो उसने झट से अपनी आंखें खोली और सवाल नजरों से एयर होस्टेस की ओर देखने लगी। एयर होस्टेस की ओर देखते हुए, मैम आर यू ऑल राइट? आपको कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। एयर होस्टेस की बात सुनकर अरुण ने एक पल को समंजस भरे भाव से उसे देखा, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसे अपने अतीत को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे, जो उसकी आंखों में होते हुए गालों पर लुढ़क आए थे, जिन्हें देखकर शायद एयर होस्टेस ने आरू की परेशानी जानने की बात कही। आरू अपने गालों पर आए आंसू को साफ करते हुए सामान्य भाव से, नो थैंक यू, आई एम फाइन, एयर होस्टेस आर यू श्योर मैम? आरू इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ थैंक यू एयर होस्टेस होगी मैम, इतना कहकर एयर होस्टेस वहां से चली गई। आरू ने देखा कि अब उसके फ्लाइट लैंड होने में भी ज्यादा वक्त नहीं था। इसके बाद और अपनी कुर्सी से उठकर वॉशरूम की ओर फ्रेश होने के लिए चली गई। वॉशरूम में जाकर आरू ने अपने चेहरे पर पानी छिड़का तो उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ। कुछ पल पर वहीं बस खड़ी अपने एक्स को निहारती और अतीत को याद करती रही। उसने एक बार फिर अपने दोनों हथेलियों से पानी भरकर अपने मुंह पर डाला और फिर अगले ही पल में मसाले ख्यालों को झटक कर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। कुछ देर बाद फ्लाइट लैंड हुई और गाड़ी सॉरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकली। आरू ने अपने लिए पहले से ही गाड़ी अरेंज करवा ली थी। आरू एयरपोर्ट से बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने सामान गाड़ी में रखा और आरू ने ड्राइवर को एड्रेस दिया और उसी के साथ आरू की गाड़ी एयरपोर्ट से चल पड़ी। तभी नैना का फोन उसके पास आया। नैना नाराजगी से जताते हुए, कहाँ हो तुम आरू? खामोश देखकर, इसका मतलब तुम अभी भी नायकों में ही हो। इट्स नॉट फेयर आरू, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। तुम हमसे ज्यादा अपने बिजनेस को कैसे तवज्जो दे सकती हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो। फिर आरू नैना की बात को बीच में काटते हुए, मैं एयरपोर्ट से अभी अभी निकली हूँ। नैना, कौन से एयरपोर्ट से? आरू, लंदन। नैना खुशी से लगभग चिल्लाती हुई, इसका मतलब तुम सच में लंदन आ गई? हाँ वहाँ, क्योंकि मेरे लिए कोई भी बिजनेस मेरी फैमिली से बढ़कर नहीं है। यू नो दैट। नैना मुस्कुराकर, जानती हूँ मैं, और कोई भी सिर्फ मजाक कर रही थी तुमसे। खैर ये बताओ जल्दी से कि तुम घर कब तक पहुंच रही हो? आरू, अभी तो मुझे वक्त लगेगा घर आने में। नैना, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम एयरपोर्ट से निकल चुकी हो। आरू, हाँ मगर मैं सीधा घर पर नहीं आ रही हूँ। नैना, सीधा घर नहीं आ रही मतलब? आरू, हाँ क्योंकि मैं डैड से मिलने जा रही हूँ। नैना, लेकिन आरू नैना की बात को बीच में काटते हो, नैना मुझे डैड से मिलना है, इतना वक्त हो गया है, मैं उनके पास जाकर खुद उन्हें देखना चाहती हूँ। नैना गहरी सांस लेकर, अगर तुम अंकल से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। और हाँ, तब तक तुम नहीं आ जाती तब तक मैं बाकी लोगों को तुम्हारे लंदन आने का सरप्राइज बिल्कुल छुपा कर रखूंगी। आरू सामान्य भाव से, ठीक है जल्दी मिलती हूँ। नैना के नैना, बाय टेक केयर। आरू, इतना कहकर आरू ने फोन रख दिया और गाड़ी की सीट से सिर टिकाकर खिड़की से एक टक बाहर देखने लगी और अपने डेड को याद करते हुए एक बार फिर अपने अतीत में खोकर रह गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।